बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 4, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, हमने इसके 8 भाग पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, वृत्त के बारे में पढ़ा था कि वृत्त क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। बच्चों आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब उसी से संबंधित बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा भाग 9 प्रश्नावली 4.6 के प्रश्न। आज हम प्रश्नावली 4.6 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि संलग्न आकृति देखकर लिखिए। एक आकृति या चित्र दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये सबको दिख रहा है। अब इसको देखकर हमें बताना है। तो सबसे पहले ए क्या है कि वृत्त का केंद्र क्या है। तो बच्चों ये चित्र है, ये किसका चित्र है, वृत्त का। तो वृत्त का केंद्र बताना है कि केंद्र क्या है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, जो सबसे बीच में स्थित बिंदु होता है ना, वो वृत्त का केंद्र होता है। तो यहाँ वृत्त का केंद्र क्या है, ओ बिंदु। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ए का उत्तर। तो ए में क्या आएगा कि वृत्त का केंद्र क्या है बच्चों, वृत्त का केंद्र बिंदु ओ। ठीक है बच्चों, बिंदु ओ सबके समझ में आ गया, वृत्त का केंद्र क्या है। दूसरा देखो बी, 3 त्रिज्याएं। अब हमें 3 त्रिज्याओं के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिख देते हैं यहाँ बी 3 त्रिज्याएं। अब 3 त्रिज्याएं कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो बताओ बच्चों त्रिज्या किसे कहते हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो बच्चों यहाँ वृत्त पर स्थित बिंदु देखो, जैसे ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु और ई बिंदु, ये सभी वृत्त पर स्थित बिंदु है। अब इनको केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, तो देखो ए को केंद्र ओ से मिलाने वाला ये रहा ए ओ, ये बी ओ और ये डी ओ, ये 3 रेखाखंड मिल गए हमें। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो हमें 3 त्रिज्याएं निकालनी है, तो कौन कौन से, तो हम लिखेंगे रेखाखंड ए ओ, रेखाखंड बी ओ तथा रेखाखंड डी ओ, कौन सा सी ओ तथा रेखाखंड सी ओ। ये तीनों क्या हो जाएंगे, वृत्त की 3 त्रिज्याएं हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तीनों त्रिज्याएं समझ में आई सभी के। अब देखो आगे एक व्यास, सी में क्या पूछा है बच्चों, एक व्यास का नाम बताना है। तो सी यहां लिख देता हूं मैं, एक व्यास। व्यास क्या होता है बच्चों, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से जाता हो, यानी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला बिंदु वृत्त के केंद्र से गुजरता हो और वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो बच्चों ऐसा रेखाखंड कौन सा है, देखो जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को भी मिला रहा है और केंद्र से भी जाता है। तो ए से सी तक का जो रेखाखंड है, देखो ए सी रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदु ए और सी को मिला भी रहा है और वृत्त के केंद्र ओ से भी जा रहा है। तो इसलिए ए सी क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ए सी। ये हमारा वृत्त का व्यास आ गया। ठीक है बच्चों, तीनों समझ में आए। वृत्त का केंद्र ओ बिंदु, 3 त्रिज्याएं, रेखाखंड ए ओ, बी ओ तथा सी ओ, ये तीनों हो जाएगी वृत्त की 3 त्रिज्याएं। और पूछा था एक व्यास, तो ए सी क्या हो जाएगा, इसका वृत्त का एक व्यास हो जाएगा। ठीक है, तीनों समझ में आए सभी के। अब देखो इसका नंबर डी, एक जीवा। अब हमें एक जीवा का नाम बताना है। तो जीवा क्या होती है कि वृत्त पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। तो जैसे देखो ई डी, ई और डी 2 बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाला ई डी रेखाखंड क्या है, वृत्त की एक जीवा। तो ये रेखा क्या हो जाएगी, वृत्त की जीवा। तो हम लिखेंगे डी का, डी में एक जीवा बतानी है हमें। तो एक जीवा कौन सी हो जाएगी, रेखाखंड ई डी, ये हो गई वृत्त की एक जीवा हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के डी। अब देखो ई, अभ्यंतर में 2 बिंदु, वृत्त के अभ्यंतर में स्थित 2 बिंदुओं के नाम बताने हैं। अभ्यंतर क्या होता है बच्चों कि जो अंदर हो, ये वृत्त की सीमा है, इसके अंदर जो भी बिंदु होंगे वो अभ्यंतर में होंगे, बाहर होंगे वो बहिर्भाग में, और इस लाइन पर होंगे वो वृत्त की सीमा पर स्थित होंगे। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया सभी के।
तो अब लिखेंगे अभ्यंतर में दो बिंदु। तो अभ्यंतर में दो बिंदु कौन कौन से होंगे? देखो बच्चों अंदर देखो, एक तो बिंदु P, बिंदु P वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। ऐसे ही एक और ढूंढो बच्चों, एक है बिंदु O। तो बिंदु P तथा बिंदु O दोनों ही वृत्त के अभ्यंतर में स्थित बिंदु है। तो हम लिखेंगे बिंदु P तथा बिंदु O। ठीक है, समझ में आया सभी को? बिंदु P तथा बिंदु O। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहिर्भाग में एक बिंदु। तो अब लिखेंगे F, बहिर्भाग में बिंदु। बहिर्भाग में एक बिंदु। तो एक बिंदु बहिर्भाग में कौन सा है? देखो बच्चों इस वृत्त के बाहर कौन सा बिंदु स्थित है? बिंदु Q। तो बिंदु Q क्या हो जाएगा? वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु। तो हम लिखेंगे बहिर्भाग में एक बिंदु कौन सा है? बिंदु Q। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ठीक है बच्चों, F तक समझ में आया सभी के? हमें पहले क्वेश्चन के A B C D E F तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी F तक? अब देखो आगे G, एक त्रिज्य खंड का नाम लिखना है। किसका? एक त्रिज्य खंड का। तो त्रिज्य खंड क्या होता है? कि दो त्रिज्याओं तथा उनसे संलग्न चाप से घिरा क्षेत्रफल। तो अब दो त्रिज्याएं देखो, एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही, और चाप AB, इन तीनों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला, ये क्या है? त्रिज्य खंड। ठीक है बच्चों, त्रिज्य खंड दिख रहा है सभी को? तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का नाम लिखना है। तो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कौन सा हो जाएगा? OAB। OAB कौन सा? OAB, ये वाला त्रिज्य खंड हो जाएगा हमारा वृत्त का एक त्रिज्य खंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया त्रिज्य खंड? आगे है एक वृत्तखंड, ये तो है G। अब करेंगे H, एक वृत्तखंड। बच्चों वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की एक जीवा तथा उसके संलग्न चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो एक जीवा हो गई ED जीवा, ये ED क्या है? जीवा ही तो है वृत्त की। तो ED जीवा और इसके संलग्न चाप कौन सा हो जाएगा? ED चाप। तो इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? वृत्त का वृत्तखंड। क्या हो जाएगा बच्चों? वृत्तखंड। तो यहाँ वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा? तो हम लिखेंगे वृत्तखंड ED चाप व ED जीवा व संलग्न चाप से घिरा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो हम लिख देंगे ED, और एक बिंदु और ले, यहाँ पर कुछ भी R ले लेते हैं। तो EDR। समझ गए बच्चों सभी? तो वृत्तखंड कौन सा हो जाएगा? EDR वृत्तखंड। तो बच्चों हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो केंद्र, फिर त्रिज्या, व्यास, वृत्त के अभ्यंतर स्थित बिंदु, वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु, वृत्त की जीवा, वृत्त का त्रिज्य खंड और वृत्त का वृत्तखंड। तो ये सभी हमने चित्र देख के आसानी से बता दिए। ठीक है बच्चों, समझ में भी आए होंगे सभी के आपके। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें A क्या दिया हुआ है कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? तो वृत्त का प्रत्येक व्यास क्या उसकी जीवा होता है? तो हम लिखेंगे A। तो सबसे पहले तो एक चित्र बनाते हैं। देखो ये क्या है? वृत्त है, और यहाँ एक बिंदु है A और यहाँ एक बिंदु है B, और इन दोनों को मिला दिया और बीच में है O। तो क्या AB वृत्त का व्यास है बच्चों? यहाँ AB क्या है? वृत्त का व्यास है, जो कि केंद्र से O से होकर जा रहा है। तो क्या AB वृत्त की जीवा भी है? हमें यही तो पूछा है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? तो बच्चों जीवा की परिभाषा क्या है? जीवा की परिभाषा है कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ही जीवा कहलाता है। तो क्या ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वृत्त का व्यास वृत्त की एक जीवा भी होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो कि हम लिखेंगे कि वृत्त का प्रत्येक व्यास
वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। अतः प्रत्येक व्यास वृत्त की जीवा भी होता है। ठीक है बच्चों, यानी वृत्त की जीवा किसे कहते हैं कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ही तो वृत्त की जीवा होता है। तो व्यास भी तो वही है कि वृत्त के स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही तो है, बस ये केंद्र से और गुजरती है, लेकिन यह वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को तो मिला रही है। इसलिए हम कहेंगे कि वृत्त का प्रत्येक व्यास वृत्त की एक जीवा भी होता है। ठीक है बच्चों, ए समझ में आया सभी को। अब बी देखो, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? तो बच्चों देखो, एक यहाँ लिखेंगे बी, तो एक चित्र बनाते हैं, और ये है वृत्त की एक जीवा ए बी, और ये है केंद्र सी। तो वृत्त की जीवा ए बी क्या वृत्त का व्यास है? क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? तो बच्चों क्या ये जीवा वृत्त का व्यास है? बच्चों वृत्त का व्यास क्या होता है कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से भी गुजरे वह तो वृत्त का व्यास होता है। तो बच्चों क्या ये जीवा वृत्त का व्यास हो सकती है? तो हम लिखेंगे नहीं, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती है। केंद्र से नहीं गुजरती है, अतः प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है। वृत्त का व्यास नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है, लेकिन वृत्त की जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है। देखो, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? तो हम कहेंगे कि हाँ, वृत्त का व्यास वृत्त की एक जीवा भी होता है, लेकिन क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास भी होती है? तो हम कहेंगे नहीं, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि व्यास तो केंद्र से जाता है, जबकि जीवा का केंद्र से जाना जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, अंतर समझ में आ गया सभी के? और दूसरा क्वेश्चन सबके समझ में आ गया? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। हमें एक वृत्त बनाना है और उसमें इन सभी को अंकित करना है। तो सबसे पहले उसका केंद्र, तो हमें वृत्त की आकृति बनानी है और उसमें उसका एक केंद्र बनाना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त बन गया। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे बच्चों? केंद्र। तो सबसे पहले बीच में एक बिंदु बनाया, इसको नाम दे देंगे ओ, तो हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या है बच्चों? बिंदु ओ। ठीक है, पहला समझ में आया? ए वृत्त बनाना है और वृत्त का केंद्र बताना है। तो हमने एक वृत्त की आकृति बनाई और उसका केंद्र क्या बता दिया? बिंदु ओ। तो केंद्र समझ में आ गया सभी के? आगे देखो, एक वृत्तखंड, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ये क्या है? वृत्त का केंद्र, इसको मान लिया ओ। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त की एक जीवा और उसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो हम वृत्त की एक जीवा बनाएंगे, ये जीवा हो गई, इसको नाम देंगे ए और बी, और संगत चाप ये वाला, इस पर एक बिंदु ले लेंगे आर। ठीक है, तो ए बी और आर से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये वाला क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? वृत्त का वृत्तखंड। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या हो गया? ए आर बी, ये वाला वृत्तखंड हो गया। ठीक है बच्चों, वृत्तखंड समझ में आ गया सबके? पहले केंद्र बनाया था, अब क्या बनाया? वृत्तखंड। अब देखो इसका सी, एक त्रिज्या बनानी है, तो सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, ये क्या है? केंद्र सी, और इसको मिला दिया ए से।
तो AC क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी AC रेखाखंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? वृत्त की त्रिज्या हो गई AC रेखाखंड। अब आगे देखो, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु बनाना है। तो सबसे पहले देखो, ये एक C हो गया, ये वृत्त का वृत्तखंड हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब क्या बनाना है? उसके अभ्यंतर में एक बिंदु बनाना है। तो बिंदु एक तो C बिंदु है, एक यहाँ बना लेंगे P बिंदु, ये उसके अभ्यंतर में हो गया P बिंदु। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे अभ्यंतर में बिंदु। कौन सा बिंदु हो जाएगा? बिंदु P। हम लिखेंगे बिंदु P। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? बिंदु P। तो यहां तक समझ में आया सभी को? आगे देखो, एक व्यास बनाना है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया था? सबसे पहले एक केंद्र बनाया था, उसके बाद एक त्रिज्या वृत्तखंड बनाया था, ये वृत्तखंड हो गया। फिर एक त्रिज्या बनाई थी, फिर क्या बनाया हमने? एक बिंदु बनाया जिसका नाम दिया था P। और अब बनाएंगे व्यास, तो इसको नाम देंगे B, इसको नाम देते थे DE, और यहाँ R। ठीक है बच्चों, तो AB क्या हो जाएगा? AB एक वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? AB। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वह क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। तो यहाँ AB क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। आगे देखो बच्चों, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु। अब वृत्त के बहिर्भाग में एक बिंदु बनाना है। तो सबसे पहले वृत्त बनाएंगे और इसके बहिर्भाग में एक बिंदु बना दिया Q, ये है C। तो बहिर्भाग में बिंदु कौन सा हो गया? Q। तो हम लिखेंगे बहिर्भाग में बिंदु कौन सा हो गया? बिंदु Q, बिंदु Q। ठीक है, समझ में आया सभी को? बच्चों सभी को अपन को ध्यान रखना चाहिए कि बहिर्भाग में बिंदु कहाँ बनता है, अंतर्भाग में कम, अभ्यंतर में कैसे बनता है, त्रिज्या कैसे बनती है, व्यास कैसे बनता है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, जीवा, ये सभी हमें बनानी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बहिर्भाग में बिंदु बना दिया Q। अब देखो, एक त्रिज्यखंड बनाना है। त्रिज्यखंड कैसे बनता है? ये है केंद्र C। अब यहाँ से जो दो त्रिज्या और उससे संबंधित संलग्न जो चाप होता है ना, उनसे घिरा क्षेत्रफल ही त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। यहाँ नाम दे देते हैं AB। तो त्रिज्यखंड हो जाएगा ABC। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ABC क्या हो जाएगा? एक त्रिज्यखंड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, एक चाप बनाना है। एक चाप कैसे बनाएंगे? ये वृत्त है, ये केंद्र है C। अब चाप कैसे बनाते हैं? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का वृत्त का भाग। जैसे बच्चों, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। तो इन दोनों के बीच का ये जो भाग है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है? वृत्त का एक चाप। तो इसको कैसे लिखते हैं? चाप बराबर PQ, और ये ऐसा निशान बनाएंगे। तो वृत्त का चाप क्या हो गया? PQ चाप। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ये क्या हो गया? वृत्त का एक चाप। अब हम एक बार सभी को एक ही चित्र में बना के देखते हैं। जैसे हमने एक वृत्त का चित्र बनाया एक, सबसे पहले हमने तीसरे क्वेश्चन में क्या बनाया? वृत्त का केंद्र बनाया था। तो हम लिख देंगे वृत्त का केंद्र C। फिर क्या बनाया था? वृत्तखंड। तो ये हो गया वृत्तखंड, इसको नाम दे देंगे A, B और R। ठीक है, फिर क्या बनाया? वृत्त की एक त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी CD। ठीक है, CD हो गई वृत्त की त्रिज्या। फिर बनाया था वृत्त का व्यास, ये हो गया वृत्त का व्यास AB। DB ये वृत्त का व्यास हो गया। फिर क्या बनाया बच्चों? अंतर्भाग में एक बिंदु, ये हो गया बिंदु P, और बहिर्भाग में बिंदु Q हो गया। फिर बनाया वृत्त पर एक त्रिज्यखंड। तो त्रिज्या बनाकर एक त्रिज्यखंड बना दिया, ये वाला त्रिज्यखंड हो गया, और इसको नाम दे दिया E। और चाप बनाना था तो DE चाप, ये बन गया चाप। तो हम एक ही चित्र में सभी चीज़ें भी बना सकते हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को तीसरा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपना, सत्य या असत्य बताइए। हमें बताना है कि ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो सबसे पहले देखो, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, कि वृत्त के अंदर अगर 2 व्यास बनाए जाए ना तो वो एक दूसरे को हमेशा काटेंगे। ये सत्य है या असत्य? तो देखो बच्चों, हम बना के देख लेते हैं। ये हो गया एक व्यास, तो ये हो गया जो केंद्र O से जाता है AB। अब दूसरा व्यास बनाते हैं, ये हो गया CD। तो क्या ये दोनों व्यास काट रहे हैं? तो बच्चों हमेशा व्यास कहाँ से गुजरता है? वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है, तो हमेशा व्यास तो एक दूसरे को केंद्र पर काटेंगे ही काटेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? सत्य। पहला क्या हो गया? सत्य। दूसरा देखो बच्चों, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के अंदर स्थित होता है। ये सत्य है या असत्य? ये वृत्त है तो इसका केंद्र यहाँ स्थित है। क्या ये केंद्र बाहर स्थित हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि वृत्त का केंद्र तो हमेशा वृत्त के बीच में स्थित होता है, यानी कि उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। तो ये बात भी सत्य है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। बच्चों चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? बच्चों हमने प्रश्नावली 4.6 पूरी कर ली है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।